बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? As you remember, we were discussing salam and istisna. First we were talking about salam. This is your lecturer, same Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. And before going towards, of course, as our traditional practice, before going towards today's lecture or today's lecture plan, let's first of all discuss that what we discussed in the last class. So in the last class we talked about introduction of salam, what salam is. We defined salam with certain conditions of the salam. Then we talked about bay salam and salaf. Why these two, salam and salaf, are taken as the synonyms of one another. We defined salam and salaf. We talked about certain history कि कहाँ से salam और कहाँ से salaf के ऊपर बात शुरू हुई. Then we talked about benefits of salam and the economic role of bay salam. सलम के इंडिविजुअल रेलेवेंट बेनिफिट्स क्या है, और फिर हम लोगों ने एट द सेम टाइम बात की कि इकोनॉमिक रोल क्या है बै सलम का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो है वो बै सलम क्या रोल प्ले करती है. देन वी टॉक्ड अबाउट फीचर्स ऑफ अ वैलिड सलम कॉन्ट्रैक्ट. वी टॉक्ड अबाउट 6 डिफरेंट फीचर्स जिनका होना ज़रूरी है किसी भी सलम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार देने के लिए. तो ये तो था हमारी पिछली क्लास की समरी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया. लेट्स टॉक अबाउट today's plan कि आज इंटेंशन क्या है कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. we'll talk about security, pledge and liability of the securities. we'll talk about security, pledge and liability of the sureties, disposing of the goods purchased on salam post execution scenarios, salam based securitization, salam certificates or sukuk, summary of salam rules and salam as a financing technique by banks. तो तैयार हैं आप लोग? बात शुरू करें. ओके. सिक्योरिटी, प्लेज एंड लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज. इट इज परमिसिबल टू आस्क फॉर द सिक्योरिटी और अ प्लेज इन अ सलम ट्रांजेक्शन एज प्रूव फ्रॉम द सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये बात जाहिर है कि इसकी इजाजत है कि आप सिक्योरिटी या प्लेज मांग सकते हैं सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. Imam Bukhari has captioned 2 chapters, Kafil fi Salam and Al-Rihan fi Salam, and reported the hadith of the Holy Prophet borrowing grain from a Jew against the pledge of an iron breastplate. इमाम बुखारी ने 2 चैप्टर्स इसके ऊपर लिखे हैं जहाँ पर कफील फिस सलम और अल-रहन फिस सलम के ऊपर बात की और रिपोर्ट की है हदीस कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेन्स बोरो किए एक यहूदी से आयरन ब्रेस्ट प्लेट को प्लेज कराने के बाद. दिस हदीथ हैज नो मेंशन ऑफ कफील. इसमें कोई कफील का तज़किरा नहीं है. इब्न हजर इन फतहुल बारी हैज एक्सप्लेन्ड दिस बाय सेइंग दैट इमाम बुखारी इंटेंडेड टू डिस्क्राइब द परमिसिबिलिटी ऑफ कफील इन सलम बाय को-परमिटिंग रहन एंड कफील. द सेलर कैन बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी सिक्योरिटी, पर्सनल श्योरिटी और अ प्लेज. सेलर मांग सकता है सिक्योरिटी या कोई पर्सनल श्योरिटी या फिर किसी प्लेज को सलम के केस के अंदर. इन द केस ऑफ अ प्लेज द बैंक इन द इवेंट ऑफ द सेलर्स डिफॉल्ट. प्लेज के केस में बैंक अगर सेलर डिफॉल्ट करता है हैज द राइट टू सेल आउट द प्लेज and purchase the stipulated goods from the market in collaboration with the customer, or take away his advance payment out of the sale proceeds and return the balance to the owner. अगर प्लेज के केस के अंदर सेलर डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक उसके प्लेज को मार्केट के अंदर बेच सकता है और उससे वो स्टिपुलेटेड चीजें खरीदेगा और अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो उसके ओनर को वापस कर देगा. If the bank gets its money back, it cannot be more than the price paid in advance. अगर वो अपने पैसे वापस लेता है तो जो पैसे एडवांस में पे किए गए उससे ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर सकता. As the advance price is like a debt outstanding on the seller. चूंकि जो एडवांस प्राइस है वो बिल्कुल एक कर्जे की तरह है जो कि आपने सेलर को दिया. Purchase of the stipulated by the bank from the sale proceeds of the pledge should not result in any exploitation of the customer. Of course, he therefore may be involved in the process. इसलिए उसको भी शामिल किया जा सकता है प्रोसेस में. If a seller has furnished a personal surety, the latter will be liable to deliver the goods if the former fails to do so.
If revocation of the contract is required, only the seller is authorized to revoke and not the surety. Only the price paid will be taken in that case. The seller can, with the permission of the purchaser, shift the liability to the transferee on the basis of hawala, subject to acceptance by the later. The liability of the surety or the transferee will automatically cease if the contract of bay salam is rescinded. As a result, the pledge is also be released. तो ऑफ कोर्स अगर किसी भी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है तो प्लेज ऑटोमेटिकली वहां से रिलीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन सलम. वो चीजें जो सलम पे खरीदी जाती हैं, हाउ टू डिस्पोज देम ऑफ. फर्स्ट, द सलम बायर कैन नॉट सेल द कमोडिटी ऑनवर्ड बिफोर टेकिंग इट्स डिलीवरी. पहली बात तो ये कि जो सलम बायर है वो कमोडिटी को आगे नहीं बेच सकता जब तक उसकी डिलीवरी नहीं ले लेता. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग मुस्लिम ज्यूरिस्ट रिगार्डिंग द लीगैलिटी ऑफ सेलिंग द परचेज गुड्स इन अ सलम कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू टेकिंग डिलीवरी. यहाँ पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है मुख्तलिफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट के दरमियान कि उसकी डिलीवरी से पहले ये एक लीगल एक्ट होगा कि उसको बेच दिया जाए या नहीं. द मेजॉरिटी मेंटेन दैट द सलम परचेजर इज नॉट अलाउड टू एंजॉय ओनरशिप राइट्स नॉर ही हैज द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स अंटिल ही हैज रिसीव्ड देम. जो मेजॉरिटी ऑफ जरिस्ट हैं उनका व्यू ये है कि सलम परचेजर जो है वो अलाउड नहीं है कि वो ओनरशिप को एंजॉय करे, ओनरशिप राइट्स को, जब तक जो डिस्पोज जिन चीज़ों को डिस्पोज करने जा रहा है वो चीज़ें उसके पास आ नहीं जाती. देयरफॉर द सेलर कैन नॉट रीसेल एन आइटम. इसलिए सेलर एक आइटम को रीसेल नहीं कर सकता इवन एट कॉस्ट. कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इट्स ट्रांसफरेंस एंड कैन नॉट मेक इट पार्टनरशिप कैपिटल. These jurists rely on the tradition reported by Abu Dawood and Ibn Majah. ये jurists rely करते हैं उस tradition पर जो कि अबू दाऊद और इब्न माजा रिपोर्ट करता है. Whoever makes salam should not transfer it to others. जो भी सलम बनाता है वो इसको दूसरों को ट्रांसफर नहीं करेगा. It is argued that in this hadith it is clear that the buyer should not exchange the subject matter of salam with any person. यार यहाँ पर इस हदीस में आर्ग्यू किया गया कि ये क्लियर है कि बायर एक्सचेंज नहीं कर सकता सब्जेक्ट मैटर ऑफ सलम को किसी और पर्सन के साथ. हाउएवर दिस इज अ वीक ट्रेडिशन एज पॉइंटेड आउट बाय हाफिज इब्न हजर. ये एक वीक जो है इसकी रिवायत है और जिसको हाफिज इब्न हजर ने पॉइंट आउट किया. देयरफॉर इट कैन नॉट बी द बेसिस फॉर एनी रूलिंग. इसलिए इसकी बेसिस पर कोई रूल नहीं बनाया जा सकता. As indicated earlier, salam is an exception and the basis on which a person purchases a commodity on salam can be invoked for selling that commodity onward. Salam एक exception है और basis जिसके ऊपर जो बंदा इसको खरीदता है commodity को salam पर वो invoke कर सकता है उस commodity को onward sale करके. From here we derive the permission for parallel salam for disposal of the commodity. यहां से हम ये इजाजत डिराइव करते हैं कि सलम के पैरेलल उसका डिस्पोजल भी हो सकता है. Therefore many jurists have given some relaxation. इसलिए कई jurists ने कुछ relaxation दी है. Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qaim maintained that there is no legal problem in exchanging the subject matter of salam before taking possession. ये लोग फरमाते हैं कि कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ सलम को अगर एक्सचेंज करते हैं पोजेशन से पहले. If it is sold to a third party, it may be at the same price. अगर ये थर्ड पार्टी को बेची जाती है तो ये एक ही प्राइस पे भी हो सकती है. A higher price और a lower price. ज़्यादा कीमत पे भी और कम कीमत पे भी. However, if it is sold to the seller himself, अगर ये सेलर ही को बेची जाती है, it should be at the same price or a lower price, but not at a higher price. तो ये या तो सेम प्राइस पे होनी चाहिए या लोअर प्राइस पे होनी चाहिए लेकिन हायर प्राइस के ऊपर नहीं होनी चाहिए. Companion Ibn Abbas and Imam Ahmad have the same view on the issue. This is also the Maliki view. Malikis का भी यही view है. However, they also disapprove of reselling the subject matter of salam before taking possession if it is a food stuff. लेकिन वो disapprove करते हैं reselling of subject matter को सलम के केस में अगर उसकी possession लिए बगैर अगर वो कोई food stuff है तो. The contemporary position of Muslim scholars is also divergent. Sheikh Nazi Ahmad, for instance, maintains that it is permissible
to resell Salam goods before taking possession. ये इजाज़त देते हैं कि सलम को पोजेशन से पहले रीसेल किया जा सकता है, एज मेंटेन्ड बाय इब्न तैमिया एंड इब्न अल-कायम, बिकॉज देयर इज नो टेक्स्ट फ्रॉम द कुरान और सुन्ना, इजमा और कियास टू प्रोहिबिट दिस। इसलिए कि कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है इसको जो कि रोकें कि आप इसको पोजीशन से पहले सेल नहीं कर सकते, कुरान में, सुन्नत में, इजमा में या कियास में। ऑन द कॉन्ट्ररी द टेक्स्ट एज वेल एज द कियास कन्वेट्स लीगैलिटी, जबकि टेक्स्ट जो कि कियास के अंदर हैं वो शायद इसकी लीगैलिटी कन्वे करती हैं। दिस व्यू हैज आल्सो बीन बैक्ड बाय सम अदर स्कॉलर्स। ये व्यू कुछ स्कॉलर्स भी इसकी हिमायत करते हैं। ऑन द अदर हैंड मेनी स्कॉलर्स हैव मेंटेन्ड दैट इट इज इलीगल टू रीसेल एनीथिंग बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ इट, जबकि कई स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये इलीगल है कि आप किसी चीज की पोजीशन लिए बगैर उसको बेच दें। It seems logical to take into consideration the opinion of those who uphold the legality of reselling salam before taking position. ये ज़रा लॉजिकल भी लगता है इस कंसिडरेशन को जहन में लाते हुए कि आप लीगैलिटी प्रूव करते हैं सलम की कि आप उसको पोजीशन से पहले बेच सकते हैं, since there is no genuine text to prohibit that, and as a result the ideas of parallel salam and sukuk or certificates based on salam that are crucial for the functioning of Islamic banks can be materialized. तो चूंकि कोई जेन्युइन टेक्स्ट आपको नहीं मिलती जो इसको रोकती हो, और एज अ रिजल्ट जो आइडियाज़ हैं पैरेलल सलम का या सुकूक का या सर्टिफिकेट्स बेस्ड अपॉन सलम जो हैं ये क्रूशल हैं इस्लामिक बैंक्स की फंक्शनिंग के लिए ताकि उसको मटीरियलाइज किया जा सके। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द परचेजर मीन्स ट्रांसफर ऑफ रिस्क टू हिम। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि जो उसका रिस्क है कमोडिटी का वो उसको ट्रांसफर किया जाए, and at least the price risk of the commodity is transferred as soon as the salam agreement is executed. और कम से कम जो प्राइस रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया जाए जैसे ही सलम एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। Otherwise, the legality of parallel salam, as has been allowed in the current framework of Islamic finance, would become doubtful. Otherwise, जो लीगैलिटी है पैरेलल सलम की जिसको इजाज़त दिया गया है करंट फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में वो डाउटफुल हो जाएगी। The possibility of having negotiable salam certificates is yet to be decided. ये जो negotiable salam certificates हैं इनकी possibility अभी भी decide होना बाकी है। So far, the majority of the contemporary scholars have not accepted this. अभी तक दौरे हाजिर के जो major scholars हैं उन्होंने अभी तक इसको accept नहीं करा। To be on the safer side, we may not allow actual or constructive delivery of the salam goods before taking possession. सेफर साइड पर हम इसकी इजाज़त नहीं भी दे सकते कि जब तक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं हो जाती सलम गुड्स की या उसकी पोजीशन नहीं हो जाती उसको ना बेचा जाए। बट इफ़ बैंक्स मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, लेकिन अगर बैंक्स इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं एनी यूनिट्स ऑफ विच आर सोल्ड आउट ऑफ इन्वेंट्री विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट्स इट कुड बी एक्सेप्टेबल। और कोई यूनिट अगर बेच दिया जाता है उस इन्वेंट्री का उसके आइडेंटिफिकेशन के बगैर तो इसकी ऑफ कोर्स इजाजत है। ऑल्टरनेटिव्स फॉर मेकिंग सलम गुड्स, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मार्केटिंग ऑफ सलम गुड्स के लिए? देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस फॉर डिस्पोजिंग ऑफ और मार्केटिंग द गुड्स परचेज थ्रू सलम। कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अप्लाई होती हैं इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उसकी मार्केटिंग के लिए जो चीज़ें हम सलम के थ्रू परचेज करते हैं। द ऑप्शंस अवेलेबल टू इस्लामिक बैंक्स आर: नंबर 1, एंटर इनटू अ पैरेलल सलम कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला तो ये कि आप पैरेलल सलम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। नंबर 2, एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी थर्ड पार्टी और विद अ कस्टमर। एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें किसी भी थर्ड पार्टी के साथ या उसी कस्टमर के साथ जिसको सेलर बोल रहे हैं। एंड और नंबर 3, सेल इन द ओपन मार्केट बाय द बैंक। ओपन मार्केट में बेचें itself by entering into a promise that any third party or direct selling upon taking delivery, कि डिलीवरी के बाद आप उसको देंगे। One thing must be clear, however, that such goods cannot be sold back to the salam. एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये वापस नहीं की जा सकती सलम को। Hence, parallel salam cannot be entered into with the original seller. इसलिए जो पैरेलल सलम है वो ओरिजिनल सेलर के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। This is prohibited due to being buyback. इसकी ममानियत है चूंकि ये फिर बायबैक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। Even if the purchaser in the second contract is a separate legal entity,
बट ओन्ड बाय द सेलर इन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक कि अगर परचेजर जो कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन सेलर उसको ओन करता है पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दिस वुड नॉट अमाउंट टू अ वैलिड पैरेलल सलम एग्रीमेंट, ये भी वैलिड सलम एग्रीमेंट नहीं होगा। One deviation from the above principle would be that after settlement of the salam transaction, एक डेविएशन है इस प्रिंसिपल की जब सेटलमेंट हो जाती है सलम ट्रांजेक्शन की, एंड दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और रिस्क टू द बैंक, देयर माइट बी अ टोटली सेपरेट मुराबहा और मुसव्वमा डील विद द सेम क्लाइंट। जब ओनरशिप या रिस्क बैंक को ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पर टोटली सेपरेट मुराबहा या मुसव्वमा डील हो सकती है क्लाइंट के साथ। The State Bank of Pakistan, while giving the Sharia essentials of Islamic modes of financing, has allowed this option. State Bank of Pakistan ने शरिया essentials की इजाज़त देते हुए इसको अलाउ किया है। Accordingly, one Islamic bank in Pakistan had been selling carpets purchased through Salam the day after the culmination of Salam to the Salam seller who used to export the carpets as per concerned LC. इसी तरह एक इस्लामिक बैंक पाकिस्तान के अंदर जो कि सलम के थ्रू कारपेट्स को परचेज करता था, जैसे ही सलम का कल्मिनेशन हुआ टू द सलम सेलर जो कि इसको इस्तेमाल करता था एक्सपोर्ट के लिए कारपेट्स की कंसर्न एलसी के साथ। हाउएवर, एज द मेजॉरिटी ऑफ द शरिया स्कॉलर्स वर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस अरेंजमेंट, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ऑफ शरिया एडवाइजर्स जो हैं वो इस अरेंजमेंट के हक में नहीं थे, द बैंक शिफ्टेड टू द ऑल्टरनेटिव ऑफ अपॉइंटिंग द क्लाइंट एज एजेंट। तो बैंक को शिफ्ट करना पड़ा एक क्लाइंट को अपॉइंट करने के लिए एज एन एजेंट टू एक्सपोर्ट द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। वी गिव हेयर अंडर द प्रोसीजर ऑफ द अबव ऑप्शंस। यहां पे हम कुछ प्रोसीजर बताते हैं कि इन ऑप्शंस को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। अ बैंक मे टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी दैट ही विल परचेज द गुड्स ऑफ स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशन एट एनी स्टिपुलेटेड प्राइस। बैंक एक प्रॉमिस कर सकता है किसी भी थर्ड पार्टी से कि वो गुड्स को परचेज करेगा किसी भी स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक स्टिपुलेटेड प्राइस पर। दिस प्रॉमिस वुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रॉमिसर। ये प्रॉमिस प्रॉमिसर पर बाइंडिंग होगा। एंड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, और अगर ये प्रॉमिस टूटता है, ही वुड बी लायबल टू मेक अप द एक्चुअल लॉस टू द प्रॉमिसी। तो वो लायबल होगा कि वो एक्चुअल लॉस जो है उसको पूरा करे प्रॉमिसी के कॉन्टेक्स्ट में। The bank also has the option of waiting to receive the commodity. बैंक के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कमोडिटी को रिसीव करने के लिए इंतजार करे एंड देन सेलिंग इट इन द ओपन मार्केट, फिर इसको ओपन मार्केट में बेचे फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। इन दिस केस इट मे हैव टू क्रिएट एन इन्वेंट्री दैट कुड बी यूजफुल फॉर द बैंक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस केस में एक इन्वेंट्री क्रिएट की जा सकती है जो कि यूजफुल होगी बैंक्स के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट टू प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि रिस्क प्रॉपरली मिटिगेट हो एंड द कंसर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बैंक कंसिडर्स दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर इट टू कीप इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, अगर बैंक ये सोचता है कि उसके लिए सूटेबल नहीं है कि वो इन्वेंट्री मेंटेन करे गुड्स की, एंड और इट हैज नो एक्सपर्टीज टू सेल द कमोडिटीज, और अगर इसकी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो चीज़ों को बेच सके, रिसीव्ड अंडर अ सलम कॉन्ट्रैक्ट, जो इसको मिलेंगी सलम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इट कैन अपॉइंट एनी थर्ड पार्टी और द कस्टमर एज इट्स एजेंट टू सेल द कमोडिटी इन द मार्केट। तो वो मार्केट से कोई भी थर्ड पार्टी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एजेंट जो कि इसको ओपन मार्केट के अंदर बेचेंगे। इट इज नेसेसरी हाउएवर that the salam agreement and agency agreement should be separate and independent from each other. ये ज़रूरी है कि सलम एग्रीमेंट और एजेंसी एग्रीमेंट जो है वो दोनों को एक दूसरे से अलग और इंडिपेंडेंट रखा जाए। A price can be determined in the agency agreement at which the agent will sell the commodity. एक प्राइस डिटरमिन की जाएगी एजेंसी एग्रीमेंट में जिसके ऊपर एजेंट इस कमोडिटी को बेचेगा, बट इफ द एजेंट इज एबल टू गेट अ हायर प्राइस, लेकिन अगर एजेंट हायर प्राइस लेने के काबिल हो जाता है, द बेनिफिट कैन बी गिवन टू द एजेंट, तो बेनिफिट जो है वो एजेंट को दिया जाएगा। पैरेलल सलम। इन सलम बोथ द सेलर एंड द बायर कैन एंटर इनटू अ पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट। सलम में दोनों सेलर और बायर जो है वो एक पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। द बैंक एज सेलर can sell the goods on parallel salam on similar conditions and specifications as it previously purchased on the first salam.
बैंक सेलर के तौर पर चीज़ों को बेच सकता है पैरेलल सलम पर उन्हीं कंडीशंस के तहत और स्पेसिफिकेशंस के तहत जो पहले परचेज के वक्त पहले सलम में तय की गई थी। विदाउट मेकिंग वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द अदर, एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के डिपेंडेंट बनाए बगैर। द डेट ऑफ डिलीवरी इन द पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सलम। डेट ऑफ डिलीवरी जो होगी पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सेम होगी जैसे ओरिजिनल सलम के अंदर थी। दिस डज नॉट कम अंडर प्रोहिबिशन इन एनी वे, ये कहीं पर भी ममानियत के अंदर नहीं आता। सिमिलरली द सेलर कैन एंटर इनटू अ पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट टू एनेबल हिम टू डिलीवर द एग्रीड कमोडिटी एट द एग्रीड टाइम। इसी तरीके से सेलर एक पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है उसको इस काबिल बनाने के लिए कि एग्रीड कमोडिटी एग्रीड टाइम के ऊपर डिलीवर की जा सके। इफ द सेलर इन द फर्स्ट सलम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस हिज ऑब्लिगेशन, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट में सेलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, द बायर द इंजर्ड पार्टी हैज नो राइट टू रिलेट दिस ब्रीच डिफॉल्ट टू द पार्टी विद whom he concluded a parallel सलम। तो जो बायर है या जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास कोई हक नहीं है कि इस ब्रीच का इम्पैक्ट उस पार्टी पर डाले जिसके साथ उसने एक पैरेलल सलम तय किया है। द टू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी टाइड अप एंड परफॉर्मेंस ऑफ वन मस्ट नॉट बी मेड कंटिंजेंट ऑन द अदर। दो कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता और एक की परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस के डिपेंडेंट भी नहीं बनाया जा सकता। द डिलीवरी डेट इन द पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी द सेम एज इन द ओरिजिनल सलम कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी डेट जो है पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सेम हो सकती है जैसे ओरिजिनल सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, बट नॉट अर्लियर देन दैट, लेकिन उससे पहले नहीं, एज दिस वुड मीन सेल ऑफ गुड्स विच वन डज नॉट पोजेस, क्योंकि इसका मतलब होगा सेल ऑफ गुड्स का जो कि एक ओन नहीं करता। देयर मस्ट बी टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर दो अलग और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। वन वेयर द बैंक एक्ट्स एज बायर, एक जहां पर बैंक बायर के तौर पे काम करे और दूसरा जहां पर ऐसे सेलर काम करे। गेटिंग प्रॉमिस फॉर परचेज, अ सलम परचेजर मे लाइक to get a promise from any third party whereby the latter will buy the commodities of specified quality and quantity at a mutually agreed price। एक सलम परचेजर जो है वो कोई भी प्रॉमिस ले सकता है किसी भी थर्ड पार्टी से, जबकि जो थर्ड पार्टी है वो कमोडिटीज बाय करेगी स्पेसिफाइड क्वालिटी की और क्वांटिटी की एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस के ऊपर। द डिलीवरी डेट ऑफ द सलम गुड्स कैन बी द डिलीवरी डेट इन द प्रॉमिस। डिलीवरी डेट जो सलम की है वो वही हो सकती है जो कि प्रॉमिस में है। द बैंक एज प्रॉमिसी मे टेक अर्नेस्ट मनी, बैंक वादा करवाने वाले की बेसिस के ऊपर अर्नेस्ट मनी भी ले सकता है फ्रॉम द promiser, and in the later backs out, and if the later backs out, the bank will have the right to cover the actual loss from the earnest money। और अगर जो promiser है वो इससे बैक आउट करता है तो वो उसमें से अपने लॉसेस को कवर कर सकता है। In the case of promise, prepayment of price by the promiser would not be necessary। प्रॉमिस के केस के अंदर प्राइस की प्री पेमेंट जो है प्रोमिसर को वो जरूरी नहीं होगी। And this is the edge of the promise option over the option of parallel salam for disposing of goods purchased on the basis of salam। और ये एक एज होगा प्रॉमिस ऑप्शन का जो कि पैरेलल सलम के ऊपर है, गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का ऑन द बेसिस ऑफ सलम। सलम पोस्ट एग्जीक्यूशन सिनेरियोस। पोस्ट एग्जीक्यूशन सिनेरियोस क्या होते हैं सलम के? After execution of the salam contract, a number of situations could arise। सलम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कई किस्म की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। द सेलर डिलीवर्स द कमोडिटी विद द स्टिपुलेटेड फीचर्स एट द ड्यू टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। सेलर डिलीवर कर सकता है कमोडिटी को स्टिपुलेटेड फीचर्स के साथ गिवन डेट के ऊपर और गिवन प्लेस के ऊपर। The bank takes delivery and the transaction culminates smoothly। बैंक डिलीवरी लेता है और ट्रांजेक्शन स्मूथली खत्म हो जाती है। The bank will dispose of the commodity as per its plan। तो बैंक अपने प्लान के मुताबिक इसको बेच देगा। Failure in supply of goods। The seller defaults and does not deliver the goods, saying for example that he has unable to produce goods of the agreed quality or the required quantity। सेलर डिफॉल्ट कर जाता है और डिलीवर नहीं करता गुड्स को
फॉर एग्जांपल कि वो चीज़ें बना नहीं सकता या एग्रीड क्वांटिटी की चीज़ें नहीं उनको दे सकता. द सलम बायर शेल हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. सलम बायर के पास नीचे दी गई ऑप्शंस होंगी. नंबर 1, टू वेट अंटिल द कमोडिटी इज अवेलेबल, या तो इंतजार कर ले जब तक कमोडिटी अवेलेबल होती है. टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द पेड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और पेड प्राइस ऑफ कोर्स वापस ले ले. टू एग्री टू अ रिप्लेसमेंट विद म्यूचुअल कंसेंट एंड सब्जेक्ट टू द रेलेवेंट रूल्स, एग्री कर जाए रिप्लेसमेंट के ऊपर म्यूचुअल कंसेंट के साथ और रेलेवेंट रूल्स की मौजूदगी में. द बैंक विल आस्क द क्लाइंट टू एक्वायर द गुड्स, बैंक क्लाइंट को कहेगा चीजों को एक्वायर करने के लिए, और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द मार्केट फॉर सप्लाई टू इट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्ट है उसका मार्केट से ताकि उसको सप्लाई करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ द कस्टमर इज अनेबल टू डू सो, और अगर कस्टमर ये नहीं कर सकता, द बैंक विल सेल द प्लेज कोलेटरल गिवन बाय द क्लाइंट इन द मार्केट, तो बैंक उस प्लेज या कोलेटरल को बेच देगा मार्केट के अंदर. परचेज द कमोडिटी, उसको खरीदेगा फ्रॉम द मार्केट विद द प्रोसीड्स, जो पैसे उसके पास थे उनसे मार्केट से खरीदेगा. एंड गिव द रिमाइंडर अमाउंट, और जो बाकी अमाउंट उसको बेच देगा. इफ एनी टू द कस्टमर, इफ द प्रोसीड्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस और प्रोक्योर द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो पैसे मिले वो सफिशिएंट नहीं थे चीजें खरीदने के जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी, द बैंक हैज द राइट टू आस्क द कस्टमर टू मेक गुड द डेफिसिट, तो बैंक उसको कह सकता है कस्टमर को कि डेफिसिट को पूरा करे. It is pertinent to observe that the bank has the right to take the goods that it is purchasing from the proceeds of the security. यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि बैंक के पास राइट होता है कि वो चीजों को ले ले जो कि परचेज कर रहा था फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटी. बट इफ इट डिसाइड्स टू गेट कैश फ्रॉम द कस्टमर, लेकिन अगर ये फैसला कर लेता है कि ये कैश लेगा कस्टमर से, it has the right to get only the price given in advance at the time of contract. तो इसके पास सिर्फ राइट ये होगा कि जो इसने शुरू में इन एडवांस पैसे दिए थे सिर्फ वो वापस ले. The price paid in advance by the bank amounts to a debt in the hands of the seller. जो प्राइस इसने पे की होती है सेलर के हाथ में वो एक कर्जे की तरह होती है. For the entire period until the goods are delivered, जब तक चीजें डिलीवर नहीं हो जाती. If the contract stands resigned, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, the amount of debt will have to be refunded without any increase or decrease. तो जो amount of debt है वो वापस करनी पड़ेगी किसी increase या decrease के बगैर. The same amount of money will be returned without any consideration to the increase or decrease in its relative value. ये amount of money जो है वापस करनी पड़ेगी without any consideration to the increase या फिर decrease in its relative value. Supply of inferior goods. Another situation may be that the seller supplies goods inferior to what had been agreed upon and thus forces the bank to either accept those inferior goods or to resign the contract. ये भी हो सकता है कि सप्लायर वो गुड्स बेचे जो कि inferior क्वालिटी की हों और बैंक को फिर फोर्स भी करे कि या तो इन चीजों को एक्सेप्ट करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करे. This will put the bank in an embarrassing situation, of course. Disputes regarding quality of the goods can be adjudicated by any institution having expertise in the area. डिस्प्यूट्स जो कि क्वालिटी ऑफ गुड्स से रेलिवेंट हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि उस एक्सपर्टीज रखते हैं उसमें डिस्कस हो सकते हैं. क्लॉज टू दिस इफेक्ट कैन बी इंसर्टेड इन द सलम एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये क्लॉज ऐड की जा सकती है जब सलम कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो उसके अंदर. द बैंक वुड नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स इफ देयर क्वालिटी इज जज्ड टू बी इन्फीरियर. बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो चीजों के पैसे दे या उनको एक्सेप्ट करे अगर जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर है. It may, however, agree to acceptance, may be given at a discounted price. लेकिन वो इसकी acceptance ले सकता है discounted price के ऊपर. It may also make adjustment for superior quality or additional quality. और अगर superior quality की चीजें आ जाएं या उसकी quantity ज़्यादा आ जाए तो उसकी adjustment भी हो सकती है. There may be a number of solutions to this problem. कई solutions हैं and some of these are as follows. The bank may refuse to accept the goods and insist on the supply of the agreed goods according to the procedure given in section 10.7.2 or get the price paid at the time of contract back. पहला ऑप्शन तो ये है कि बैंक चीज़ों को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे और इंसिस्ट करे कि जो एग्रीड गुड्स हैं उनको आप दें अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो उसमें गिवन है, या फिर पैसे वापस करे जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त दिए गए थे. दूसरा ऑप्शन,
If the seller is not able to supply the agreed item, अगर seller agreed item supply करने के काबिल नहीं है, and the item is absolutely out of stock in the accessible market, और अगर item out of stock है, the bank may ask the seller to supply any other goods. तो बैंक कह सकता है कि कोई और goods दे दो. तीसरा ऑप्शन, if the seller can only partly supply the agreed goods, कुछ हिस्सा supply कर सकता है, the bank may accept the same and revise the purchase order to the extent of the remaining quantity. तो बैंक वो एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी अपने ऑर्डर को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकता है, और इट मे क्लेम अ रिफंड ऑफ द बैलेंस, और जो बैलेंस होगा उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है. Solution 1 above will be permissible provided it does not involve the return of a price that is different from what the bank had paid. Solution 1 जो है उसकी इजाज़त होगी अगर इसमें रिटर्न ऑफ प्राइस जो है शामिल नहीं है जो कि डिफरेंट थी बैंक जब उसने पे किया. As to solution 2, the substitution is allowed with some conditions. Substitution की इजाज़त दी जा सकती है कुछ conditions के साथ. The rules applicable for substitution are that the new commodity must also be fungible and not non-fungible. तो रूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो ये हैं कि एक तो जो चीज़ सप्लाई की जा रही है उसको फंजिबल होना चाहिए, नॉन फंजिबल नहीं होना चाहिए. एवरी यूनिट ऑफ विच इज़ डिफरेंट इन क्वालिटी एंड प्राइस दैन द अदर यूनिट्स, हर एक को डिफरेंट होना चाहिए. एंड इट्स वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सलम कमोडिटी, उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. द न्यू कमोडिटी शुड नॉट बी ऑफ द सेम जीनस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सलम कमोडिटी, जो नई कमोडिटी है उसी जीनस की नहीं होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल सलम कमोडिटी थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सलम वॉज वीट, अगर सब्जेक्ट ऑफ सलम जो है वो वीट था, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉटन बट नॉट बाय कॉर्न. ये कॉटन से तो सब्स्टिट्यूट हो सकती है, कॉर्न से सब्स्टिट्यूट नहीं होगी. और अदर एनिमल्स ओन्ड बाय द कस्टमर, या किसी एनिमल से जो कि कस्टमर ओन करता है. बोथ पार्टीज विल म्यूचुअली डिसाइड द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द ओरिजिनल सलम गुड्स, दोनों पार्टीज मिलकर प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ ओरिजिनल सलम के मुताबिक उसकी प्राइस डिसाइड करेंगी एंड एंटर इनटू अ सेल एग्रीमेंट फॉर द न्यू कमोडिटी, और न्यू कमोडिटी के सेल एग्रीमेंट में शामिल होंगी. This will be done only when the agreed item is absolutely out of stock in the accessible market. ये सूरत में होगा जब agreed amount जो है वो totally out of stock होगी मार्केट के अंदर. If the item is available, अगर available है, the seller is obliged to buy it for delivering the same to bank. तो seller की जिम्मेदारी होगी कि वो इनको डिलीवर करे बैंक को, whatever the market price may be, जिस मर्जी प्राइस के ऊपर. It is possible that the seller may require additional finance for purchasing the item to deliver it to the bank. ये पॉसिबल है कि सेलर कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस मांगे आइटम्स को परचेज करने के लिए ताकि वो बैंक को डिलीवर कर सके. He may approach the same bank for a facility to discharge the liability. ये उसी बैंक को भी अप्रोच कर सकता है फैसिलिटी लेने के लिए ताकि लायबिलिटी डिस्चार्ज की जा सके. बट द न्यू फैसिलिटी और एडवांस सो मेड बाय द बैंक विल हैव टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन. लेकिन जो नई फैसिलिटी या जो नया लोन लिया जाएगा उसको सेपरेट कंसिडर किया जाएगा, सेपरेट ट्रांजैक्शन कंसिडर होगी. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस मे द टू कॉन्ट्रैक्ट्स बी टाइड अप, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दो कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा. As regards solution 3 involving part delivery of the item, जो हमने solution 3 दिया था जिसमें जो है वो part delivery की बात की थी, the bank may report to any of the solutions given above of the remainder amount of the goods. तो बैंक resort कर सकता है किसी भी solution को अगर remainder amount of goods जो है वो बचती है. It has to accept the available quantity of the contracted item. उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, जो बची हुई कीमत है, इट कैन गेट बैक द पार्ट ऑफ द प्राइस इट हैज पेड, और जो बाकी अमाउंट है वो वापस ले लेगा. इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट एट एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और एब्सोल्युटली इनकेपेबल हो जाता है अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने का नियर फ्यूचर में, ही विल बी ट्रीटेड लाइक एन इंसॉल्वेंट डेटर, तो उसको इंसॉल्वेंट डेटर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा. सलम बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन, सलम सर्टिफिकेट्स और सुकूक्स. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सलम, या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सलम इज सलम बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन. सलम बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन कैसे होती है, सलम सर्टिफिकेट्स क्या हैं या सुकूक्स क्या हैं. Salam certificates representing a sort of forward contract can be issued against the future delivery of a commodity.
सलम सर्टिफिकेट्स जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह शो होते हैं, इनको इशू किया जा सकता है फ्यूचर डिलीवरी ऑफ कमोडिटी के अगेंस्ट, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के। इन कंट्रीज विद लार्ज पब्लिक सेक्टर्स और वेयर द गवर्नमेंट्स हैव सब्सटेंशियल डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो मुल्क जहां पर बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर अवेलेबल है और गवर्नमेंट जो है उसके पास सब्सटेंशियल डिपॉजिट्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, सच एज पेट्रोलियम, कॉपर, आयरन एटसेट्रा, they can issue certificates for the future delivery of such products. वो ये काम कर सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट्स इशू कर दें फ्यूचर डिलीवरी के लिए, which are fully paid for on the spot by investors, जो कि fully paid होते हैं on the spot investors की तरफ से, who receive certificates of purchase in return, जो सर्टिफिकेट जिनको मिलता है उसके रिटर्न में। For example, a country that produces oil may want to expand its refining facilities. मिसाल के तौर पर एक मुल्क जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है वो एक्सपैंड करना चाह रहा हो सकता है अपनी रिफाइनिंग फैसिलिटीज को। इट मे सेल ऑयल प्रोडक्ट्स थ्रू सलम इंस्टेड ऑफ बोरोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड यूज द प्राइस रिसीव्ड इन एडवांस। ये ऑयल प्रोडक्ट्स को सलम के थ्रू बेच सकता है बजाय इसके कि वो उनका उधार ले इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर और इस्तेमाल करे, उसकी प्राइस जो है वो ले ले शुरू में और उसको इन एडवांस लेकर इस्तेमाल करे। द सलम परचेजर कैन चूज टू होल्ड ऑन टू द सलम कॉन्ट्रैक्ट। सलम परचेजर चूज कर सकता है सलम कॉन्ट्रैक्ट को एंड रिसीव द शिपमेंट ऑन द डेजिग्नेटेड डेट, और शिपमेंट ले सकता है एक डेजिग्नेटेड डेट के ऊपर। और ही मे इलेक्ट टू सेल द गुड्स इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पैरेलल सलम, और वो इलेक्ट कर सकता है सेल ऑफ गुड्स को जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैरेलल सलम में शामिल हैं बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के से पहले, एट वट एवर पॉसिबल मार्केट प्राइस, किसी भी मार्केट प्राइस के ऊपर, टू अनदर इन्वेस्टर। ही कुड ऑल्सो इशू सलम सुकूक और सर्टिफिकेट्स अगेंस्ट द प्राइस पेड फॉर। ये सलम सुकूक भी इशू किए जा सकते हैं उसकी प्राइस पे करने के बाद, फॉर द फ्यूचर डिलीवरी ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स। एंड Sukuk certificate may change hands between the beginning of the contract and its date of maturity. अब चूंकि सुकूक सर्टिफिकेट जो है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा, वो इन्वेस्टर आज अगर मैंने लिया कल किसी और के पास होगा, तो अब ऐसी सिचुएशन में सुकूक सर्टिफिकेट चेंज होता रहेगा, डेट ऑफ डिलीवरी पे किसी के पास होगा और उसकी मैच्योरिटी के ऊपर वो हो सकता है किसी के पास हो। एक्चुअल डिलीवरी एंड रिसीट एंड नॉट जस्ट पेपर सेटलमेंट आर बाइंडिंग ऑन द सुकूक सर्टिफिकेट इशूअर और द फाइनल होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट। एक्चुअल डिलीवरी जो है वो ऑफ कोर्स जिसने सुकूक सर्टिफिकेट इशू किया था उस पर उसकी लायबिलिटी होगी, और किस पर होगी, जो आखिरी तारीख को जिसके पास होगा। द एसेंशियल फीचर ऑफ सलम सर्टिफिकेट इज द फैक्ट दैट द इशूअर्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द इन्वेस्टर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मार्केट इन द रियल सेक्टर पेज ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। एसेंशियल फीचर सलम सर्टिफिकेट का ये है कि जो ऑब्लिगेशन है इन्वेस्टर की वो चेंज नहीं होगी मार्केट में प्राइस जो भी चले। Salam certificates are geared to a specific commodity or project. Salam certificates जो हैं वो geared होते हैं किसी specific commodity या project के through. People who purchase sukuk certificates share income from those commodity or projects. लोग जो कि सलम सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं अपनी इनकम को शेयर करते हैं इन कमोडिटीज या प्रोजेक्ट्स के थ्रू, एंड एज सच देयर इनकम इज नॉट गारंटेड, और उनकी इनकम जो है वो गारंटेड नहीं होती, ऑल्दो it can be quasi fixed. Since the Salam certificates tie finance, क्योंकि Salam certificates के साथ finance बंधा हुआ होता है, production and sale of the items involved into one contract, finance इसकी production और जो sale of item है वो भी एक ही contract में शामिल होता है। The risk of changing price of the subject of Salam belongs to those who invest in them. तो जो risk है changing price का वो उन पर लाया हो जाता है जो इसमें invest करते हैं, that is the Salam purchasers जो इसको खरीदते हैं। The investors in Sukuk have to bear counterparty as well as market risks. वो लोग जो सुकूक में इन्वेस्ट करते हैं उनको काउंटर पार्टी एज वेल एज मार्केट रिस्क भी अज्यूम करना होता है। The counterparty risk would arise with regard to the possibility of the seller being unable to deliver the goods. काउंटर पार्टी रिस्क जो है ये अराइज हो सकता है इस पॉसिबिलिटी से कि सेलर जो है वो अनेबल हो जाए गुड्स को डिलीवर करने से। द मार्केट रिस्क वुड रिजल्ट फ्रॉम द बायर बीइंग अनेबल टू मार्केट द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मार्केट रिस्क जो है ये अराइज हो सकता है कि जब चीज़ की डिलीवरी हो उस वक्त मार्केट से चीज़ आउट हो जाए
और selling them at a sale price lower than the cost to him, या फिर ऐसी प्राइस पे बेचना पड़े जितनी उसको कॉस्ट पड़ी थी उससे कम प्राइस के ऊपर. These risks can be mitigated by the structure of the deal. इन risks को mitigate किया जा सकता है जब आप डील कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करें. In Bahrain, for example, aluminium has been designated the underlying asset for issuing salam sukuk. बहरेन में एलुमिनियम को डेजिग्नेट किया जाता है एक अंडरलाइंग एसेट के तौर पर जिसकी बेसिस पे सलम सुकूक इशू होता है. द बहरीन गवर्नमेंट सेल्स एलुमिनियम टू द बायर इन द फ्यूचर मार्केट. बहरीन गवर्नमेंट एलुमिनियम बेचती है बायर को फ्यूचर मार्केट के अंदर. द बहरीन इस्लामिक बैंक परचेजेस द एलुमिनियम, वो खरीदता है, एंड इट हैज बीन नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द अदर बैंक्स विशिंग टू पार्टिसिपेट इन द सलम ट्रांजेक्शन. और ये भी नॉमिनेट किया, इसको नॉमिनेट भी किया हुआ है कि दूसरे बैंक्स भी जो पार्टिसिपेट करना चाहें इस सलम ट्रांजेक्शन के अंदर. तो एज कंसिडरेशन फॉर दिस एडवांस पेमेंट द गवर्नमेंट ऑफ बहरीन इशूज सलम सर्टिफिकेट्स. इसके कंसिडरेशन के तौर पर बहरीन गवर्नमेंट सलम सर्टिफिकेट इशू करती है एंड अंडरटेक्स टू सप्लाई अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एट अ स्पेसिफाइड डेट. और एग्री करती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एक स्पेसिफाइड डेट पर डिलीवर करने के लिए. तो यहां तक तो सलम से रेलिवेंट हम लोगों ने तमाम बातें डिस्कस की कि सलम से रेलिवेंट रूल्स क्या हैं और बाकी तमाम चीजें. अब जरा समरी ऑफ सलम रूल्स देख लेते हैं कि सलम से रेलिवेंट जो रूल्स हैं, हाउ टू समराइज देम. इन सलम द सेलर अंडरटेक्स टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड्स टू द बायर at a future date in exchange for an advance price fully paid on the spot. सलम के केस के अंदर सेलर जो है वो सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स अंडरटेक करता है फ्यूचर डेट पर, जबकि पेमेंट उसकी एडवांस में ले लेता है. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल इन सलम इज अ डेट, पेमेंट ऑफ द प्राइस कैन नॉट बी डिलेड. चूंकि ऑब्जेक्ट जो है सेल, ऑब्जेक्ट ऑफ सेल जो है सलम में वो कर्जा है, तो उसकी पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वो डिले नहीं हो सकती. अदरवाइज इट विल बी अ सेल ऑफ डेट फॉर डेट विच इज प्रोहिबिटेड. अदरवाइज ये सेल जो है वो डेट टू डेट हो जाएगी जिसकी इजाजत नहीं है. द कैपिटल और प्राइस ऑफ सलम इज मनी, बट इट कैन ऑल्सो बी अ सर्विस और अ यूजुफ्रक्ट. A debt of the buyer in salam against the seller or against any third party cannot be used as capital in salam. The object of exchange must be fungible, clearly describable in terms of weight, size, volume, color, quality, grade, and the like in a way that avoids disputes in the future. Negligible variation can be tolerated. Salam has to be in things that usually exist in the markets but are not in the possession of the seller at the time of contracting. The objects of salam can be agricultural, industrial, or natural goods, or any well-defined service. I'm not explaining them as we already have discussed in the previous sections. Salam cannot take place in money or currencies. Salam is not permitted for anything specific like this car, land, buildings, or trees, or for articles whose value changes according to subjective assessment. It must also be ensured that the commodity is able to be delivered when it is due. The place and time of delivery of the object have to be specified. Installments in delivery of the salam goods are permissible. Salam goods can be delivered before the stipulated date if it does not cause the buyer inconvenience or loss. Salam involves no cash settlement. Actual physical delivery is a must. However, if the contract is rescinded for any reason, the actual price paid has to be recovered. The seller in salam need not necessarily be an owner or a producer of the goods. The salam contract is conclusive and binding. It can be altered or revoked only with the consent of both of the parties. Banks should not offset their receivables for payment of the salam, as a salam sale cannot be contracted against a loan or partly cash and partly loan, in which case the contract will be effective only to the extent of the cash payment. If a bank advances money for more than one item, it will be advisable to lay down a breakdown of the value of each item. This will facilitate a readjustment of the contract in case of its partial fulfillment. The contract should also expressly provide for the periods of delivery of different items. The same will apply if the contract stipulates different places of delivery.
If the seller is willing to hand over the contracted goods on the due date, the bank is duty bound to take possession of the goods, failing of which the former will be absolved of his liability. The bank can refuse to accept the goods only if the goods do not fulfill the stipulated specifications or the same have been offered to it before the fixed date. The bank's refusal will be optional in the later case. The bank, after entering into a salam contract, can enter into a parallel contract or a promise with any third party to sell the same commodity with the same specifications and date of delivery. The two contracts would be enforceable separately and independently. तो ये सारी बातें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके थे और समरी जैसे आपको पता है कि हमेशा समराइज करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप लोगों को एक रिफ्रेशर दे दिया जाए कि हमने जो कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया था वो क्या था और आप लोगों के दिमाग में बुलेट्स के अंदर वो चीज़ें स्टोर हो जाएं और ऑफ कोर्स कल उनको दोबारा से मेमोराइज करना आसान हो जाए। ओके, तो ये तो थी समरी सलम की जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया और ऑफ कोर्स आप लोगों को समझ भी आई होगी। एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं, फ्लो ऑफ सलम ट्रांजेक्शंस बाय द बैंक्स, कैसे एक्चुअली सलम जो है वो फ्लो करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इस्लामिक बैंक्स जो हैं उसके अंदर जो परचेजर है वो ऑफ कोर्स एज ए परचेजर भी काम करता है और एज ए सेलर भी काम करता है। जब एज ए परचेजर काम करता है तो पहले लेवल के ऊपर सलम सेल जो है वो कॉन्टेक्ट होता है और सलम सेलर जो है वो ऑफ कोर्स वहां पर उसके साथ कम्युनिकेट करता है। इसी तरह सलम सेलर जो है सलम परचेजर के साथ भी कम्युनिकेट करता है। यहाँ से जब इस्लामिक बैंक एज ए सेलर होता है तो सलम ऑन क्रेडिट के ऊपर बात कर रहा होता है। सेकंड में जो इन दोनों के दरमियान में इन दोनों को आपस में मैच चीज करा रही होती है दैट इज एक्चुअली जो कि डिलीवरी ऑफ कमोडिटी से रेलेवेंट है। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो इसका आगे फर्दर सेल का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो द बैंक विल परचेज द आइटम फ्रॉम द क्लाइंट ए विद फुल repayment of the price and delivery on an agreed specified date. The customer will deliver the commodity at the agreed time and place. The bank will sell the commodity to any third party C by way of any of the following alternatives. Parallel salam with C for receipt of full payment, get a promise to purchase from C at any agreed price, appoint A its agent to sell it to any third party, or wait until the goods are received and then sell in the market. Then the fourth step would be after taking delivery from A on the agreed date, the bank may make delivery to C or any other purchaser. तो ये सलम रूल्स की एक जो डायग्राम आपको बताई थी उसकी समरी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सलम एज अ फाइनेंसिंग टेक्निक बाय बैंक, बैंक्स इसको एज ए फाइनेंसिंग टेक्निक कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों को चूंकि सलम का आइडिया हो गया तो हम इसको एज ए फाइनेंसिंग टेक्निक के तौर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। Islamic banks have been in operation in various parts of the world for about a quarter of a century, but they have not generally used buy salam as a financing mode. कोई इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो दुनिया में के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई एक क्वार्टर ऑफ सेंचुरी से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने जनरली बाय सलम को एज ए फाइनेंसिंग मोड इस्तेमाल नहीं किया। द रीज़न मे बी दैट सलम हैज़ नो प्रैक्टिकल एडवांटेज ओवर मुराबहा मुअज्जल, जिसका कोई प्रैक्टिकल एडवांटेज नहीं है मुराबहा मुअज्जल के ऊपर। Its main conditions emphasize that the price fixed in the contract must be paid in full in cash immediately at the time of contract. शायद रीजन ये है कि प्राइस पहले देनी पड़ती है and banks have to take delivery of the goods in the future, not money. तो फ्यूचर में इनको डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, पैसा नहीं मिलता। Marketing the goods so received and the type of default, for example delivery of inferior goods or failure in timely delivery etc. may also cause problems for the banks. ये भी मसाइल हो सकते हैं। The practical problems in using this mode to finance agriculture, industry and other commodity sectors can be easily imagined. Taking delivery of the produce, assessing its quality, then storing and disposing of it, ये भी imagine किया जा सकता है कितना practically problematic होगा. But the banks perceive such problems when they compare this with the conventional banking practice of not dealing in goods or the easier way of entering into a murabaha to purchase order with the client. बैंक जब इसको कंपेयर करते हैं मुराबहा टू परचेज ऑर्डर के साथ तो नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नजर आता है अगेंस्ट द क्लाइंट सर्विंग, जो क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। तो इतना कोई प्रैक्टिकली जनरली सलम जो है वो एज ए फाइनेंसिंग मोड इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी रीजन ऑफ कोर्स मुराबहा है। तो एक डिफरेंस देख लेते हैं सलम और मुराबहा के दरमियान में डिफरेंस क्या है। सलम, इन सलम द डिलीवरी ऑफ द परचेज गुड्स इज डेफर्ड, द प्राइस इज पेड ऑन स्पॉट।
प्राइस पहले पे होती है, डिलीवरी डिले होती है मुराबहा में. इन मुराबहा द परचेज गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट, द प्राइस में बी ईदर ऑन द स्पॉट और डेफर्ड. तो जो डिलीवरी है वो स्पॉट पे होती है, लेकिन प्राइस स्पॉट पे भी हो सकती है और डिले भी हो सकती है. इन सलम द प्राइस हैज टू बी पेड इन फुल इन एडवांस, पैसे पहले देने होंगे. इन मुराबहा प्राइस में भी ऑन द स्पॉट और डेफर्ड, उसको डिले किया जा सकता है. सलम इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन द पर्टिकुलर कमोडिटी बट द कमोडिटी स्पेसिफाइड बाय स्पेसिफिकेशंस. सलम जो है वो पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन कमोडिटी स्पेसिफाई की जा सकती है बाय द स्पेसिफिकेशंस. मुराबहा इज एग्जीक्यूटेड इन पर्टिकुलर कमोडिटीज. मुराबहा पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए एग्जीक्यूट होता है. सलम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स विच मस्ट बी डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट. फॉर एग्जाम्पल सलम बिटवीन व्हीट एंड बार्ले, जबकि मुराबहा कैन बी एग्जीक्यूटेड इन दोज थिंग्स. As far as risks in Salam and their management, so we can discuss them. In Salam, Islamic banks may face the following risks: counterparty risk, commodity price risk, delivery risk or settlement risk, quality risk, low investment return or loss risk, asset holding risk, possibility of extra expenses on storage and takaful, asset replacement risk in case the bank has to buy from the market, fiduciary risk in case of parallel salam, the original salam seller might not properly perform the with regard to the delivery. तो जैसे हम हर फाइनेंसिंग मोड या हर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हर जो हमारी प्रोडक्ट है, उसके एंड के ऊपर उससे रेलेवेंट रिस्क्स और फिर उनके मिटिगेटिंग टूल्स की बात करते हैं. तो लेट्स डिस्कस हियर एज वेल. रिस्क क्या था? काउंटर पार्टी या डिलीवरी रिस्क. Since the price of salam goods is given in advance, the customer may default after accepting the payment. वो default कर सकता है. In the case of different goods and consignments, there could be disputes regarding price, quantity and quality. जब different goods को consignments के through जाना होता है, तो disputes arise हो सकते हैं price, quantity और quality से relevant. Defective goods should be supplied. Defective goods भी supply हो सकती हैं. Goods may be delivered late. तो ये late भी जा सकती हैं. तो ये चार काउंटर पार्टी एंड डिलीवरी रिस्क चीजें होती हैं. इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है? द बैंक कैन लिक्विडेट द सिक्योरिटी एंड कैन परचेज द सेम गुड्स फ्रॉम द मार्केट. अगर गुड्स डिलीवर इन टाइम नहीं होती तो वो सिक्योरिटी को लिक्विडेट करे और मार्केट से उठा ले चीजें. इन द सलम MOU टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द टाइम ऑफ ईच कमोडिटी मस्ट बी गिवन. तो ये पहले से मेंशन करा लिया जाए. Collateral security and performance bonds can take to mitigate the loss. Collaterals लिए जा सकते हैं लॉस को ख़त्म करने के लिए. A penalty clause can be embedded in the contract as a deterrent against late delivery. एक of course clause डाली जा सकती है late payment की. Penalty amount would go to the charity. दूसरा type of risk है commodity और price risk. Since the nature of a salam contract is the forward purchase of goods, the price of the commodity may be lower than the market price of the price that was originally expected or considered to be in the market at the time of delivery. चूंकि ये एक फ्यूचर फॉरवर्ड परचेज होती है, तो फ्यूचर में प्राइस जो है वो चेंज भी हो सकती है. तो बैंक कैन अंडरटेक पैरेलल सलम एंड कैन आल्सो टेक अ प्रॉमिस टू परचेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए पैरेलल सलम किया जा सकता है. कमोडिटी और मार्केटिंग रिस्क. The bank might not be able to market the goods timely, resulting in possible asset loss and locking of funds and goods. बैंक हो सकता है प्रॉपर मार्केटिंग ना कर सके, तो जब चीज़ें डिलीवर हो जाएं तो इसके पास लॉक हो जाए और इन्वेस्टमेंट इसकी जो है वो ब्लॉक हो जाए. The bank should purchase only those goods which have good marketing potential and take binding promises from prospective buyers along with a sufficient amount of हमीश जदिया. तो इस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है कि एक तो उन चीज़ों के बारे में सलम किया जाए जिनकी मार्केटिंग पोटेंशियल है और ऑलरेडी प्रोमिसेस अवेलेबल हैं और उनसे हमेश जदिया भी ले लिया है. एसेट होल्डिंग रिस्क. द इस्लामिक बैंकर्स हैज टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड बेयर द होल्डिंग कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड डिलीवरी. इस्लामिक बैंक्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करना होता है गुड्स को, और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो भी पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे उनको बेयर करना पड़ती है. दिस कॉस्ट मे बी रिकवर्ड इन पैरेलल ट्रांजैक्शंस विद प्रॉपर मार्केटिंग सर्वे, feasibility and study of the traders practice in the relevant area. इसको ऑफ कोर्स रिकवर किया जा सकता है पैरेलल ट्रांजैक्शन के थ्रू, प्रॉपर मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी और जो है वो ट्रेडर्स प्रैक्टिस को देखकर. अर्ली टर्मिनेशन चांसेस. द क्लाइंट मे रिफंड द प्राइस टेकन इन एडवांस एंड रिफ्यूज टू सप्लाई द गुड्स.
हो सकता है अर्ली टर्मिनेट हो जाए, उसको पता चल जाए जी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो पैसे वापस कर दे कि जी मैं नहीं दे सकता. सलम इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. द सेलर कैन नॉट यूनिलेटरली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और कोई इसको अपने तौर पर खत्म नहीं कर सकता. अ पेनल्टी कैन बी एम्बेडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्करेज दिस प्रैक्टिस. पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और पेनल्टी चैरिटी को जाएगी. पैरेलल सलम. The original seller might not supply the goods at the settled date or time. The buyer in parallel salam may sue the bank for timely supply. Original seller हो सकता है इन टाइम आपको डिलीवरी ना दे और जो आपका पैरेलल सलम था जिसके साथ आपने किया वो आपको सू कर दे. The bank may purchase a similar asset from the spot market for supply to the buyer and recover the loss if any from the seller in the original salam. तो बैंक को क्या करना चाहिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ओपन मार्केट से चीज़ें खरीद के उसको तो दे दे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और फिर अगर कोई उसके ऊपर लॉस आता है तो वो चार्ज करे फिर अपनी दूसरी सलम पार्टी को. तो यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो अब हम लोग इसके ऊपर एक केस स्टडी की बात किए लेते हैं कि एज ए फाइनेंसिंग टेक्निक बाय बैंक्स जो है सलम कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है. सलम एग्रीकल्चर डिस्पोजल थ्रू मुराबहा. फार्मर है वो एक कमोडिटी फॉर 100 मिलियन जो है वो बैंक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है. कमोडिटी ऑफ 110 मिलियन जो है वो उसके ऊपर बेची जाती है. अब ये जो सोल्ड और ऑप्शंस फॉर द बैंक है जिसमें पैरेलल सलम भी हो सकता है, एजेंट भी बनाया जा सकता है, प्रायर प्रॉमिस टू परचेज मुराबहा, ये चीज भी हो सकती है. तो इस केस स्टडी में है क्या कि फार्मर ए और अ ग्रेन डीलर एग्जीक्यूट्स अ सलम कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी टू सेल 5000 टन्स ऑफ व्हीट इन एडवांस फॉर ₹100 मिलियन टू बैंक बी. फार्मर ए जो है या कोई ग्रेन डीलर एक सलम कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है 1 जनवरी को 5000 टन्स ऑफ व्हीट इन एडवांस जो कि 100 मिलियन के हैं बैंक बी के साथ. बैंक बी पेज ₹100 मिलियन ऑन द स्पॉट ऑन 1 जनवरी टू ए. बैंक बी 100 मिलियन पे करता है ऑन स्पॉट 1 जनवरी को ए को एंड ऑल्सो स्टिपुलेट्स फ्रॉम वेयर टू टेक डिलीवरी ऑन 1 मई. और स्टिपुलेट करता है कि इसकी डिलीवरी 1 मई को होगी. बी एंटर्स इनटू अ प्रॉमिस विद सी. बी सी के साथ एक प्रॉमिस एग्जीक्यूट करता है. सी अंडरटेक्स दैट ही विल परचेज व्हीट फ्रॉम बी फॉर ₹115 मिलियन. सी एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बी के साथ कि वो 115 मिलियन का खरीद लेगा 1 मई को अगेंस्ट हमेश जदिया ऑफ ₹15 मिलियन. 15 मिलियन का हमेश जदिया भी रखवा देता है. ए सप्लाईज 5000 टन्स ऑफ व्हीट टू बी ऑन 1 मई. ए 5000 टन्स ऑफ व्हीट जो है वो बी को 1 मई को सप्लाई कर देता है. बी इन्फॉर्म सी टू एग्जीक्यूट सेल. बी सी को इन्फॉर्म करता है सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड टेक डिलीवरी, और डिलीवरी ले लेता है. सी एग्जीक्यूट्स द सेल एंड टेक्स डिलीवरी फ्रॉम बी. सी सेल को एग्जीक्यूट करता है और बी से डिलीवरी ले लेता है एंड साइंस अ प्रॉमिसरी नोट फॉर ₹100 मिलियन. और एक प्रॉमिसरी नोट साइन कर लेता है 100 मिलियंस के लिए. तो कस्टमर ए गेट्स अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹1.1 मिलियन. A approaches Islamic Bank B to get finance on the basis of salam. The foreign importer opens an LC in favor of B to the amount of ₹1.1 million and sends it through a negotiating bank to B. An LC can also be opened in the name of A under an agency agreement. The bank enters into a salam agreement with A, pays ₹1 million in advance for purchase 1000 tons of defined quality rice to be delivered on 1st January 2007. B also signs an agency agreement with A to export rice as the bank's agent. A supplies 1000 tons of rice to the bank on 1st January 2007. Henceforth, B is the owner of the risk and reward of the rice. A arranges shipment of the rice as agent of B under the LC. The bank gets the proceeds of the LC as per its terms and conditions. As B is the owner of the rice, it will be responsible if the order is cancelled for any reason, if the consignment is damaged. That the kaful expense, if any, will be borne by B.
तो दिस वाज द सेकंड केस कि अगर सलम प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो शुरू में जो हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों के साथ डायग्राम डिस्कस की, उसके अंदर हम लोग ये 2 डिफरेंट केसेस को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के दिन यहीं पे ही रखते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के दिन किया क्या। हम लोगों ने सलम के ऊपर बात करना शुरू की। सलम से रेलेवेंट कुछ चीज़ें जो लास्ट टाइम रह गई थी उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। फिर 2 केस स्टडीज़ जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय भी किया होगा। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से कि अगर ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।